हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी जो कि हम स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम गाइटन एंड हॉल और वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 35 और चैप्टर नंबर 35 की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसमें हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, उनकी मैचुरेशन, और लास्ट हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो ये कि बी लिम्फोसाइट से जो एंटीबॉडी बनती है वो एंटीबॉडी किन दो तरीकों से अपना काम करती है, और इस एंटीबॉडी का काम बेसिकली है टू फाइट अगेंस्ट दी एंटीजेंस। ओके, एक तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इफ देयर इज एन एंटीजन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, सो एंटीबॉडी की ये कैपेसिटी होती है कि द एंटीबॉडी कैन एक्चुअली बाइंड टू दिस एंटीजन एंड एक्चुअली मल्टीपल molecules can bind to this antigen and they can make a clump। तो इसे क्लम्प कहें या एग्लूटिनेटेड प्रेसिपिटेट कहें, अल्टीमेटली फिर मैक्रोफेजेस आते हैं और इस क्लम्प को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, इसको इंगल्फ करते हैं, फैगोसाइटोस करते हैं। सो एंटीबॉडी कैन डायरेक्टली कैप्चर द एंटीजन। दैट वाज वन मैकेनिज्म। द अदर मैकेनिज्म वाज द फैक्ट कि एंटीबॉडीज कैन आल्सो एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और ये मैंने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि हाउ एंटीबॉडीज स्टार्ट वर्किंग। एक ये कि दे कैन डायरेक्टली कैप्चर एंड द अदर वन वाज दे activate the complement system. So today's topic begins from the discussion of the complement system, और फिर आगे इस चैप्टर को आज की वीडियो में ये चैप्टर नंबर 35 कंप्लीट करेंगे। ओके, सो complement system for antibody activity. Antibodies, they are notorious and they are known for activation of the complement system। अब सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि complement system होता क्या है। देखें, complement system जो है, it is a set of proteins, roughly around or slightly more than 20 proteins जो हमारे प्लाज्मा में होती हैं, और ये प्रोटीन्स इन एक्टिवेटेड फॉर्म में हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रही होती हैं। इनको एक्टिवेट करना काम है किसका? एंटीबॉडी का। और ये स्टोरी कुछ इस तरह से होती है कि सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है। सो दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, ओके, और इस बैक्टीरियल सेल पे यहाँ एक एंटीजन अटैच हुई हुई है। नाउ दिस इज एन एंटीजन जो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन एंटीजन है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी टेकन केयर बाय द इम्यून सिस्टम। वरना अगर ये बैक्टीरिया बॉडी में घूमता रहेगा और ये एंटीजन इसी तरह से बॉडी में सर्कुलेट करती रहेगी, सो इट कैन कॉज सम डैमेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो आवर बॉडी हैज़ द इम्यून सिस्टम, और वो इम्यून सिस्टम इस एंटीजन को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो होता ये है कि इस एंटीजन पर एंटीबॉडी आके बाइंड करती है। द एंटीबॉडी एक्चुअली बाइंड्स लाइक दिस, यू सी, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। दिस इज द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। और आपको पता है कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स हैं। देयर इज वन पोर्शन विच इज बाइंडिंग टू द एंटीजन, दिस इज नोन एज वेरिएबल पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पोर्शन, एफसी पोर्शन। अब जब ये एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाती है, यानी दिस इज द बैक्टीरिया, ओके, दिस ब्लू थिंग इज द बैक्टीरियल सेल, और इस बैक्टीरियल सेल पे ये एंटीजन है। इस एंटीजन पर किसने आके अपने आप को अटैच कर दिया? एंटीबॉडी ने। सो दिस ग्रीन मॉलिक्यूल इज द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। अब ये जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का एफसी पोर्शन है, ये क्या करता है? ये आसपास से कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स गुजर रहे होते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जिसका नाम है C1। जैसे ही ये एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स इस C1 के साथ अटैच होता है, सो द C1 मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड, और जब C1 मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है तो इट इज नाउ नोन एज द एक्टिवेटेड C1। अब ये C1 क्या है? C1 इज बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। C1 इज अ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एक्टिवेशन कैसे हुआ? बाय द एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी ने इसको क्यों एक्टिवेट किया? क्योंकि इस एंटीबॉडी के साथ एंटीजन बाइंड हो चुकी है। सो देयर इज अ सिग्नल आपकी बॉडी में, देयर इज अ बैक्टीरिया हैज एंटर्ड, और उस बैक्टीरिया का एंटीजन जो है वो तबाही मचा सकता है, इसलिए एंटीबॉडी ने अपने आप को इसके साथ बाइंड किया और अब स्टार्ट कर दिया किसको? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, बाय एक्टिवेटिंग द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 1 विच इज now known as C1 activated version। देखें किस तरह एक्टिवेट हो रहा है ये C1। इट इज बीइंग एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, यानी इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम नाम, दिस इज नोन एज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज हियर इज द एंटीजन, दिस इज द एंटीबॉडी, सो दिस इज कॉल्ड द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, C1 प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये जो एक्टिवेटेड C1 है, ये फर्दर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा। इट विल एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 4 and complement protein 2. When these complement protein 4 and 2 are activated, their activated forms are represented like this and like this, okay? अब ये जो molecules बने हैं ये further आगे कुछ और करेंगे। So for example, activated C4 and C2, they will activate complement
protein 3, and complement 3 is split into C3b and C3a. C3b further activates complement protein 5, and now this is split into C5b component and C5a. C5b further reacts with and activates complement protein 6 and 7 and ultimately 8 and 9, and finally this thing is produced. अब ये जो चीज़ बनती है, अब mixture of activated versions of complement protein 5, 6, 7, 8 and 9, this is known as membrane अटैक कॉम्प्लेक्स। तो होगा क्या, होगा ये कि इस बैक्टीरिया पर जब एंटीबॉडी ने अपने आप को आके अटैच कर लिया तो ये सारा कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हो गया। अब जैसे ही ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हुआ, अल्टीमेटली यहाँ पर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि C1 है, C1 एक्टिवेट करेगा C2 C4 को, होते 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 दिस इज द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो इस मेम्ब्रेन पे आके अटैच हो गया। किस मेम्ब्रेन पे अटैच हुआ? ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल। और इस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का काम ये होता है कि इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग पोर्स इन द मेम्ब्रेन। अब जब मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बन जाएंगे, सो बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक शिफ्ट ऑफ वाटर द बैक्टीरियल सेल विल बर्स्ट। तो ये सारा गेम होता है बाय अटैचमेंट ऑफ एंटीबॉडी टू द एंटीजन। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, यानी एंटीबॉडी ने बैक्टीरिया में एंटीजन को आइडेंटिफाई किया, C1 को एक्टिवेट कर दिया, ये पूरा पाथवे एक्टिवेट हुआ और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस विल लीड टू लाइसिस ऑफ सेल। Which cell? The invading cells, such as the bacteria. Okay? अब बीच में जो बहुत सारे और components बने हैं इस पूरे complement pathway के, वो multiple काम करते हैं। So for example, some of them such as C3 particularly, C3 का जो B component है, it activates complement protein 5. It also acts as opsonizing agent for the bacteria. Opsonization का concept ये है कि suppose this is the bacterial cell, ये bacterial cell पर कुछ antigens मौजूद हैं, right? इन antigens पर आकर attach होता है कौन? Antibody molecule. लेकिन ये attachment और ज़्यादा enhance की जा सकती है अगर बैक्टीरियल सेल पर ये आकर के अटैच हो जाए, C3b। सो बेसिकली इसको ऐसे समझो यार, एक केक आपके सामने मौजूद है और एक बड़ा ड्राई सा बेकार सा केक हो तो उसको खाने का दिल नहीं करेगा, लेकिन अगर अच्छी सी क्रीम और शुगर कोटिंग हो इस केक के ऊपर तो इट विल लुक वेरी अट्रैक्टिव, और वो अट्रैक्टिव लगने की वजह से आप उसे परचेज भी करेंगे, आप उसे खाएंगे भी। सो शुगर कोटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो C3b है, इट इज़ काइंड ऑफ शुगर कोटिंग फॉर द बैक्टीरियल सेल्स। जैसे ही ये C3b बैक्टीरियल सेल्स पे आके अटैच होता है तो कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडी इंटरेक्शन बढ़ जाती है। तो ज़्यादा इस पूरे प्रोसेस को, शुगर कोटिंग के प्रोसेस को, इसे नाम दिया जाता है ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एक फंक्शन ये हुआ कि इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर लाइजिंग द सेल्स, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर शुगर कोटिंग द बैक्टीरिया यानी ऑप्सोनाइजेशन। और फिर ये कुछ कॉम्प्लीमेंट के प्लेयर्स हैं जैसे कि C4a, जैसे कि C3a, दे एक्टिवेट एंड इनवाइट अदर इम्यून सेल्स एज वेल। अब ये बड़ा देखें, इट मेक सेंस, क्योंकि इधर एक डेंजर है ना, द डेंजर इज द बैक्टीरिया और एनी अदर इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। इस बैक्टीरिया को सबसे पहले एंटीबॉडी ने आइडेंटिफाई करके अटैच कर लिया और कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट कर लिया। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है, ये इसमें मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के जरिए पोर्स भी बना रहा है, इसको शुगर कोट भी कर रहा है, और इसके कुछ मेंबर्स दूसरे इम्यून सेल्स को बुलवा भी रहे हैं कि भाई मास्ट सेल्स तुम यहाँ आ जाओ, इस पर अटैक करो, बेजोफिल्स आप आ जाएं, मैक्रोफेजेस आप आ जाएं, ताकि इस बैक्टीरिया को हैंडल किया जाए। सारी कहानी शुरू किसने की थी? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ने। और अब ये जो पूरा सिस्टम है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का, ये इस इम्यून सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी ये इसको हेल्प कर रहा है, इसको ऑगमेंट कर, इसीलिए इसका नाम कॉम्प्लीमेंट है। सो द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम। Okay, and there are some members which are also important for chemotaxis, for calling other immune cells. So ये पूरा complement का generalized concept है जो मैंने इस diagram पे आपको समझा दिया। Story begins with a bacteria which contains some antigens, और इस antigens को identify करती हैं हमारी antibody। जैसे ही antibody identify करती है, C1 एक्टिवेट हो जाता है और C1 से फिर ये membrane attack complex बनता है और इस bacterial cell को तबाह कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ओके, अब ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज़ टू इन्हेंस या कॉम्प्लीमेंट द एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडी का जो एक्शन था उसको इन्हेंस कर दिया इस पूरे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने।
Okay, right. Okay, and phagocytic cells in neutralizing and destroying the pathogens, removing damaged cell from the body. And तो पूरा जो इम्यून सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स को और एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय किया जाए, उस पूरे सिस्टम को इन्हेंस कर देता है ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का सिस्टम. कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली अ कलेक्टिव टर्म दैट डिस्क्राइब्स अबाउट मोर देन 20 प्रोटीन्स. कई तो आपने यहीं देख ली, C1 ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, तो कई सारे प्रोटीन्स के नाम तो यहीं पे लिखे हुए हैं. So there are more than about 20 proteins. Okay, the principal actors in the system are 11 proteins designated C1 through to C9, B and D, and they are all shown in this figure here. Okay, now all these are present normally among the plasma protein. तो प्लाज्मा में ये होते हैं, they are present in the plasma, as well as among the protein that leak out of the capillaries into the tissue spaces. So these are present in the interstitial tissue spaces as well as in the plasma. The enzyme precursors are normally inactive, but they can be activated by different pathways actually. एक को हम नाम देते हैं classical pathway, जो अभी यहाँ पे explain मैंने किया भी है सारा, और दूसरा कहलाता है alternate pathway. Classical pathway में क्या होता है? The classical pathway of complement system is activated by antigen antibody reaction. यानी ये प्रोटीन मज़े से इनएक्टिव बैठी हुई थी C1, इसको कोई टेंशन नहीं थी लाइफ में, मज़े से घूम रही है ब्लड में, लेकिन जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, और ये कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब कोई बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल आएगा बॉडी में, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन द सिस्टम इज एक्टिवेटेड, और जैसे ही ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो ये पूरा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का पाथवे बैक्टीरिया को ख़त्म करने में रेडी हो जाता. That is, when an antibody binds with an antigen, a specific reactive site on the constant portion of the antibody becomes uncovered and it activates the first molecule, which is the C1. जैसे ही C1 activate हो जाता है, C1 starts a sequence of reactions जिससे फिर C2 molecule activate होते हैं, C4, C3, C5, and it leads to, unless the membrane attack complex is produced. Okay, so that keeps on going. This reaction is exponential. ये तेजी से बढ़ता रहता है. और यहाँ अब इन्होंने ये सारे फंक्शन लिखे हैं कि what are the different functions of this complement protein pathway. Already मैंने यहाँ आपको ये समझा दिए हैं, but एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं. Opsonization and phagocytosis. So opsonization मैंने आपको बताया कि it actually sugar coats the bacterial cell ताकि macrophages आके easily इसको खा सकें. So one of the products of the complement cascade, which is C3b, which is produced here, C3b, it strongly activates phagocytosis by neutrophils and macrophages, causing these cells to engulf the bacteria to which the antigen antibody complexes are attached. The process is known as opsonization. In very simple words, opsonization is actually sugar coating ताकि macrophages को और न्यूट्रोफिल्स को बैक्टीरिया का सेल बड़ा टेस्टी लगे और वो उसको आराम से खा सकें. ओके, complement system also causes lysis because it makes the membrane attack complex, which is a combination of different complement proteins C5b, C6, C7, 8 and 9. ये सारे activated components हैं complement protein के. So they are all combined known as membrane attack complex. ये जो membrane attack complex है insert itself into the lipid bilayer of the cell membrane of the bacteria, creating pores, छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं, that are permeable to ions as well as water, and therefore the organism bursts. Bacteria जो है वो burst हो जाता है because of the osmotic pressure. There is osmotic rupture. Then the complement system also causes agglutination. The complement products also change the surface of the invading organism, causing them to adhere to one another, thus producing more agglutination and destruction of bacteria and viruses. Complement system can also neutralize viruses, and there are so many complement proteins involved in the process, they can completely make the virus non-virulent. So that is another function. Chemotaxis, which means they call for other immune cells, और जो important chemotactic factor है वो है C5a. Activation of mast cells and basophils. Fragments of C3a, C4a and C5a. देखें यहाँ पे ये बने थे ना, C4a, C3a, C5a. They are important for activation of mast cells and basophils. Okay, so these are all the different functions of complement protein system. The last one is the inflammatory effect. In addition to the inflammatory effect caused by the activation of mast cells and basophils, several other complement products contribute to local inflammation. These products cause
cause the already increased blood flow to increase still further, the capillary leakage of proteins, the interstitial fluid proteins to coagulate. These are all processes involved in inflammation. So the complement system is also causing inflammation, and inflammation का होना important है because inflammation होगा तो interleukins, मुख्तलिफ immune cells इस एरिया में आएंगे और इस एरिया पे जो ये खतरनाक घुसपैठिया आ गया था, ये बैक्टीरिया, इसको ख़त्म करेंगे. ओके अब तक हम जितनी बात कर रहे थे दिस वॉज ऑल एसोसिएटेड विद द बी सेल इम्यूनिटी, क्योंकि हमने बात की बी सेल से एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं, वो एंटीबॉडी डायरेक्ट अटैक किस तरह करती हैं और वो एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करती हैं. तो बी सेल का काम है क्या बनाना, एंटीबॉडी बनाना, और एंटीबॉडी ब्लड में रिलीज हो जाती है. अब इससे थोड़ा अपोजिट बात करते हैं. अब बात करते हैं कुछ टी सेल इम्यूनिटी की. टी सेल इम्यूनिटी का दूसरा नाम है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. और टी सेल इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी में एक मेजर फर्क ये है कि बी सेल से एंटीबॉडी ब्लड में रिलीज होती है, जबकि टी सेल से कुछ ऐसे ब्लड में एंटीबॉडी की तरह का रिलीज नहीं होता. टी सेल खुद एक्शन करता है, वो पूरे का पूरा खुद एक्टिवेट होता है. तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में क्या पढ़ना है हमें. रिलीज ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स फ्रॉम द लिम्फोइड टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल्स ऑन दी एक्सपोजर. मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था, इस चैप्टर की जो वीडियो नंबर 1 है, कि किस तरह टी सेल और बी सेल लिम्फ नोड्स में एक्टिवेट होते हैं अपॉन दी एक्सपोजर ऑफ द एंटीजन. यानी जब कोई एंटीजन आएगा लिम्फ नोड में, दिस इज द लिम्फ नोड, इस लिम्फ नोड में ये टी सेल भी मौजूद है बैठा हुआ, ये बी सेल भी मौजूद है बैठा हुआ. लिम्फ नोड में दे आर देयर बट दे आर इनएक्टिव. जैसे ही यहाँ कोई एंटीजन आएगी, दिस एंटीजन विल इसको जगा देगी. इट विल एक्टिवेट द टी सेल, इट विल एक्टिवेट द बी सेल. सो द टी सेल्स एंड बी सेल्स आर एक्टिवेटेड अपॉन एक्सपोजर टू द एंटीजन. Okay, now on the exposure to the antigen as presented by the adjacent macrophages, the T lymphocytes of a specific lymphocyte clone proliferate and they release large number of activated T cells. और ये जो activated T cells हैं ये lymph node से निकल के circulation में जाते हैं. They pass into the circulation and they keep on circulating and searching for different antigens. और इनमें से some clone of cells make the lymphocyte memory cells. They are formed in the same way as the B memory cells की हमने बात की थी. That is, when a clone of T lymphocyte is activated by an antigen, many of the newly formed lymphocytes are preserved in the lymphoid tissue to become additional T lymphocytes, ताकि next time जब similar antigen आए तो इनका जो response हो वो much more powerful हो. So the subsequent exposure to same antigen anywhere in the body result in release of activated T cells more powerfully than during the first exposure. तो ये simple फंडा. अच्छा, अब antigen presenting cell का concept मैंने पिछली वीडियो में दिया था. Simple concept ये है कि here, for example, there's a T cell, that's the T cell, and that's an antigen presenting cell. Now, this antigen presenting cell can be a dendritic cell, it can be a macrophage. Okay, so these are two very प्रोफेशनल टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे देखो बैक्टीरिया था ना, बैक्टीरिया के ऊपर जो एंटीजन मौजूद थी, एंटीबॉडी ने उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया था इस तरह, लेकिन टी सेल ऐसे डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करता. टी सेल के लिए ये होता है कि ये बैक्टीरिया जो है इंगल्फ करेगा मैक्रोफेज या डेंड्राइटिक सेल में चला जाएगा. अब ये जो डेंड्राइटिक सेल या मैक्रोफेज है इस पूरे बैक्टीरियल एंटीजन को प्रोसेस करेंगे और उन फॉरेन एंटीजन्स को इस तरह प्रेजेंट करेंगे अपनी सरफेस पर, और जिन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स पे ये उठा करके रखते हैं इन बैक्टीरियल एंटीजन्स को, उन्हें हम नाम देते हैं MHC प्रोटीन्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. So these MHC proteins are present on the dendritic cell or macrophages. So ये इस बैक्टीरिया को ले रहे हैं अंदर, उसको प्रोसेस कर रहे हैं और इसके एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी सरफेस पर. Therefore they are called antigen प्रेजेंटिंग सेल. ये एंटीजन प्रेजेंट कर रहे हैं. कौन एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है? डेंड्राइटिक सेल एंड मैक्रोफेजेस. किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? टी सेल्स को. वो रिसेप्टर जिन पर एंटीजन मौजूद है उस रिसेप्टर को क्या नाम दिया जाता है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. ठीक है. सो MHC इज द प्रोटीन जिसके ऊपर उठाकर प्लेट में रख के इस फॉरेन एंटीजन को दिया जाता है टी सेल को. अब टी सेल के पास भी रिसेप्टर होते हैं जो इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करते हैं. उन रिसेप्टर्स को हम नाम देते हैं टी सेल रिसेप्टर. तो टी सेल की जो एक्टिविटी है एंटीजन आइडेंटिफाई करने की वो इस तरह होती है. T cells are dependent on antigen presenting cells. T cell ऐसे घूमते घूमते डायरेक्ट बैक्टीरिया पे जाकर के ऐसे यहाँ पे कोई एंटीजन पड़ा है तो T cell डायरेक्टली इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. T cell आइडेंटिफाई तब करेगा जब उसको एंटीजन प्रेजेंट की जाएगी बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ऑन द MHC प्रोटीन. ठीक है भाई, ये बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली. Now the T cell responses are extremely
एंटीजन स्पेसिफिक, यानी हर टी सेल जो है किसी पर्टिकुलर एंटीजन ही को आइडेंटिफाई करेगा। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है इट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक, इट आइडेंटिफाइज ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन्स, नॉट ऑल ऑफ देम। नाउ लाइक एंटीबॉडीज आर ऑल्सो वेरी वेरी स्पेसिफिक। बी सेल का रिस्पॉन्स भी बहुत स्पेसिफिक है और टी सेल का रिस्पॉन्स भी बहुत स्पेसिफिक है। इनफैक्ट acquired immune responses usually require assistance from T cells to begin the process, and T cells play a major role in helping eliminating the advancing pathogen. मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये जो बी सेल और टी सेल हैं ये अकेले अलग अलग काम नहीं करते हैं, दे वर्क इन कॉन्सर्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो बी सेल का काम है एंटीबॉडी बनाना, ये एंटीबॉडी बनाने में टी सेल इसको हेल्प करता है। सो ये भी हम पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में। ये सुनिए जरा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने इस डायग्राम पे आपको समझाया भी था। ऑल्दो द बी लिम्फोसाइट्स रिकॉग्नाइज इंटैक्ट एंटीजन, यानी अगर एक बैक्टीरिया यहाँ पड़ा हुआ है इसके ऊपर एंटीजन मौजूद है तो यहाँ एंटीबॉडीज को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेगी। द बी लिम्फोसाइट्स रिकॉग्नाइज द इंटैक्ट एंटीजन्स। T lymphocyte respond to antigens only when they are bound to specific molecules called the MHC proteins on the surface of the antigen presenting cells। तो ये जो सारा फंडा यहाँ बताया था ना कि T सेल एंटीजन को सिर्फ उस वक्त पहचानेगा जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस एंटीजन को प्लेट में रख के इसको दिखाएगा और उस प्लेट का नाम है MHC प्रोटीन। ठीक होगी बात। Now, the three major type of antigen presenting cells are macrophages, B lymphocytes and dendritic cells. Okay, ये तीनों एंटीजन प्रेजेंट करने की कैपेसिटी रखते हैं। Now, the dendritic cells, also known as accessory cells, are most potent of the antigen presenting cells, and they are located throughout the body, and their main function is to present antigens to the T cell। का काम यही है। Dendritic cells are designed for this. They are antigen presenting cell. बॉडी में हर जगह होते हैं, जहाँ कहीं इनको कोई एंटीजन मिलता है उसको उठा लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और टी सेल को दिखाते हैं कि देख भाई रिएक्शन करना है कि नहीं करना ये तू डिसाइड कर, लेकिन मैं तुझे दिखा रहा हूँ कि ये एंटीजन मौजूद है। Okay. Now the MHC proteins are encoded by a locus on the gene which is known as MHC complex. अब ये जो MHC प्रोटीन्स हैं ये दो तरह की हैं। देयर आर MHC1 प्रोटीन्स, और ये MHC1 प्रोटीन्स जो हैं दे प्रेजेंट द एंटीजन टू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और जो MHC2 प्रोटीन्स हैं दे प्रेजेंट एंटीजन्स टू हेल्पर टी सेल्स। यानी फॉर एग्जांपल इफ दिस इज CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल, तो इसको अगर एंटीजन देखनी है तो वो एंटीजन यहाँ पे एक सेल होगा विच विल बी डेंड्राइटिक सेल फॉर एग्जांपल। इस डेंड्राइटिक सेल के पास MHC प्रोटीन होगी जिस पर ये एंटीजन रखकर इसको दिखाएगा। तो डेंड्राइटिक सेल किसको दिखा रहा है? साइटोटॉक्सिक सेल को। सो ये वाला MHC क्या कहलाएगा? दिस विल बी नोन एज MHC1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और जो MHC2 मॉलिक्यूल है दैट विल रिप्रेजेंट द एंटीजन टू द हेल्पर टी सेल CD4 पॉजिटिव। ओके, नाउ द एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बाइंड विद द रिसेप्टर मॉलिक्यूल ऑन द टी सेल, यानी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसकी सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है प्रोटीन का दैट इज कॉल्ड MHC प्रोटीन, लेकिन टी सेल की सरफेस पर जो रिसेप्टर है जो इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगा दैट इज कॉल्ड टी सेल रिसेप्टर, और हर टी सेल पर देयर आर बिग नंबर ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट, एज मेनी एज 100,000 रिसेप्टर्स ऑन अ सिंगल टी सेल। Okay, now different types of T cells are there. There are three major categories. इससे ज़्यादा भी होते हैं, but for the very very basic first year second year physiology, three categories of T cells you should know. These are known as helper T cells. These are known as cytotoxic T cells, and the third category is the regulatory T cells. Okay, they are also called the suppressor T cell. इनके नाम से जाहिर है कि they will suppress the activity of other cells, and this is true. They actually suppress the activity of T helper cell as well as साइटोटॉक्सिक टी सेल। सो कहीं ये ज़्यादा काम ना कर लें, ये ज़्यादा काम ना कर लें, उसे कंट्रोल करने के लिए जो रेगुलेटरी पावर है वो रेगुलेटरी टी सेल्स कहलाता है। ओके, अब वन बाय वन इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स हैं ये किस तरह से एक्शन करते हैं। सो टी हेल्पर सेल्स आर मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज़्यादा हैं, तकरीबन 75% ऑफ ऑल द टी सेल्स। दे आर द हाईएस्ट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रोटीन मार्कर विच इज CD4, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड CD4 पॉजिटिव टी सेल्स। आप टी हेल्पर सेल्स कहें या CD4 पॉजिटिव टी सेल्स कहें, इट इज़ द सेम थिंग।
Okay, as the name implies, they help in the function of immune system in many ways. अभी मैं बताता हूँ कि टी हेल्पर सेल का नाम बड़ा सही रखा है, ये वाकई हेल्प करते हैं इम्यून सेल्स की और बड़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी हेल्प करते हैं. अभी दिखाता हूँ कैसे. दे सर्व एज द मेजर रेगुलेटर ऑफ वर्चुअली ऑल इम्यून फंक्शन. वाओ, यानी तमाम जो इम्यून फंक्शन हो रहे हैं उन सबका मेन रेगुलेटर है, बिकॉज दे सिक्रीट अ सीरीज ऑफ प्रोटीन मीडिएटर्स विच आर नोन एज lymphocyte. So lymphocyte are the chemicals which are released by the helper T cells. Okay, when stimulated, the naive CD4 positive T helper cells can differentiate into subsets that produce different lymphokines, and therefore they perform different functions. और अब जरा ये डायग्राम देखें. This is an extremely important diagram, और फिर यहाँ ये टेक्स्ट में डिटेल में बताया वो भी है. So say for example this is an activated T helper cell. So this is CD4 positive T helper cell. It is releasing lymphokines, और ये lymphokines अब बहुत कुछ कर सकते हैं. They can, remember this is a T cell, but these lymphocytes can go and they help the B cell, that's a B cell, they help a B cell to be converted into a plasma cell and produce all the antibodies. So एक काम जो आपको helper T cell का याद रखना है कि lymphokines help the B cells to produce the antibodies. Okay, so their job is to help the B cells. They also help cytotoxic T cells. So ये भी T cell है तो ये इनको भी help कर रहे हैं. Lymphokines are also helping cytotoxic T cell to kill the bacteria. They are also helping the regulatory T cells to perform their job. They are also, you know, sending feedback loops to their own original precursors. So basically जब ये एक्टिवेशन होती है CD4 T cells की, और एक्टिवेशन आपको पता है कैसे होगी. एक्टिवेशन होगी by an antigen presenting cell, and the antigen presenting cell will have the MHC molecule, and these T cells will have T cell receptor. तो ये एंटीजन आइडेंटिफाई हो जाएगी. जैसे ही एंटीजन आइडेंटिफाई हो जाएगी, this T cell will be activated and it will start secreting lymphokines, और वो lymphocyte ये सारे काम करेगा. ठीक है, तो अब देखते हैं lymphocyte क्या क्या काम करता है. Specific regulatory functions of lymphocyte. In the absence of lymphokines from the T helper cell, the remainder of the immune system is almost paralyzed. Now that's a super statement. ये बहुत important statement है कि देखो ये lymphocyte इतना important है कि अगर ये काम नहीं करेगा तो भाई बाकी सारा immune system paralyze हो जाएगा. ये बड़ा statement है यार. इसका मतलब ये है कि lymphokines इंतहाई important है यार. They are very very important. Okay, so the other immune functions are all kind of dependent on these lymphokines. In fact, it is the helper T cell that are inactivated or destroyed in the HIV infection. AIDS का नाम सबने सुना है. What does AIDS stand for? Acquired immune deficiency syndrome. So acquired immune इसमें disturbed है. Acquired immune system is because of B lymphocyte and T lymphocyte ना. Actually AIDS में होता ये है कि the count of the CD4 positive T cell becomes very very low. So when these T cells are very very low, the amount of lymphokine will be very very low, and once the amount of lymphokine is very very low, all the immune functions are disturbed. So this is what happens in AIDS. Okay. Now, stimulation of growth and proliferation of cytotoxic T cell and regulatory T cell is also the job of helper T cell, CD4 positive T cells. Okay, हम ये पढ़ रहे हैं इस वक्त के lymphocytes और helper cell क्या क्या करते हैं. So एक तो ये कि ये antibodies को help करते हैं. They also help these cells. Okay, by production of interleukin 2, they help the regulatory T cell and cytotoxic T cells to perform their functions. Stimulation of B cells. The direct action of antigen to cause B cell growth, proliferation, formation of plasma cells, and secretion of antibodies are all slight without the help of helper T cell. यानी बी सेल का काम क्या है? बी सेल का काम है एंटीबॉडी बनाना, लेकिन ये एंटीबॉडी नहीं बना सकता विदाउट द हेल्प ऑफ हेल्पर टी सेल. इतना इंपॉर्टेंट है हेल्पर टी सेल. हेल्पर टी सेल लिम्फोकाइन रिलीज करेगा तो बी सेल अपना काम करेगा. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्पर टी सेल. ऑलमोस्ट ऑल द इंटरल्यूकिन्स पार्टिसिपेट इन बी सेल रिस्पॉन्स, बट स्पेशली इंटरल्यूकिन 4, 5 and 6. These three interleukins have such potent effect on B cells that they have been called B cell stimulating factor, and they are all released by the T helper cells. Okay, activation of the macrophage system. The lymphokines are also important for activation of macrophages, और macrophages आपको पता है phagocytosis करेंगे. So phagocytosis and function of macrophages के लिए भी T helper cell important है. Feedback stimulatory effect on T helper cell. ये T helper cell ना सिर्फ बाकी immune system के सेल्स को हेल्प करते हैं बल्कि अपने आप को भी हेल्प करते हैं. सो दे हैव अ फीडबैक स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन देमसेल्फ,
or themselves matlab T helper cell. Some of the lymphokines, especially interleukin 2, have a direct responsive feedback, positive feedback in the stimulating activation of the T helper cell. So they further activate themselves. एक दफ़ा T helper cell activate हो गया, they keep on activating themselves ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को help कर सकें. So guys, the T helper cells are extremely important. They are important for performance of other immune cells. Okay? अगली कैटेगरी कौन सी थी? मैंने आपको बताया 3 कैटेगरीज हैं T cells की. एक कैटेगरी का नाम था helper T cell, दूसरी कैटेगरी का नाम था साइटोटॉक्सिक टी सेल और तीसरी कैटेगरी का नाम था रेगुलेटरी टी सेल. हेल्पर टी सेल की कहानी तो मैंने आपको सुना दी. अब बात करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की. साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर किलर सेल्स. व्हाट दे डू इज दे किल द सेल. द साइटोटॉक्सिक सेल इज अ डायरेक्ट अटैक सेल दैट इज केपेबल ऑफ किलिंग द माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड at times even some of the body's own cells. Now that is dangerous, but this is what happens. Now let's have a look at this diagram. So this is a cell, maybe a bacterial cell. So this is a cell जिस पर अटैक हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा है attacked cell. किसने अटैक किया है? इन T cells ने. ये T cell है, ये T cell है, और कौन सा है? साइटोटॉक्सिक T cell है. तो साइटोटॉक्सिक T cell क्या करते हैं कि they kind of release enzymes directly to the cell to which they attack. और जैसे ही उस पर ये enzymes वगैरह रिलीज होते हैं, अंदर जाके ये पूरा सेल ऑटोलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है. Okay, so that's the sort of killing mechanism. They do not help any other cell, they kind of kill directly the cell. For this reason they are called the killer cells. They are CD8 positive, जैसे helper T cell were CD4 positive. It's a protein marker. So उनकी membrane पर CD4 protein होता है, इनकी membrane पर CD8 protein होता है. Okay, they kill by production of perforans and direct release of different cell damaging substances such as important enzymes and toxins. Okay, of the special importance is that these cytotoxic killer cells can pull away from the victim cells after they have punched holes and delivered cytotoxic substances and then move to kill more cells. Wow, they are major killers. Okay, यहाँ आएंगे, इनमें सुराख करेंगे, अपने केमिकल्स अंदर डालेंगे और यहाँ से निकल लेंगे, अब किसी और बैक्टीरिया को जाके किल करेंगे. That's their job. Some of the cytotoxic T cells are especially lethal to tissue cells that have been invaded by viruses. So cytotoxic cell जो response है वो important है against virus infection. बल्कि आमतौर पे जनरल कॉन्सेप्ट ये बताया जाता है स्टूडेंट को कि सवाल करते हैं एग्जाम में कि बताएं वायरली इन्फेक्टेड सेल को कौन सा इम्यून सिस्टम हैंडल करता है. वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को साइटोटॉक्सिक सेल्स हैंडल करते हैं. ओके, और अब ये मज़े की बात आई. मज़े की बात ये आई कि सपोज ये मेरा एक सेल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हेपेटोसाइट है, यहाँ पे अंदर एक टीनी वीनी छोटा सा वायरस बैठा हुआ है. तो जब साइटोटॉक्सिक टी सेल इसको डैमेज करेगा, यहाँ पे परफोरेंस बनाएगा और केमिकल्स रिलीज करेगा जो अंदर आएंगे, मेरा अपना सेल ख़त्म होगा. इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट में बात की थी कि समटाइम्स बॉडीज ओन सेल्स आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, और ये तो होता है. इसको हम जंग की भाषा में कहते हैं कोलेटरल डैमेज. कोलेटरल डैमेज का मतलब ये है कि मेरा टारगेट था इस वायरस को ख़त्म करना, लेकिन एज अ कोलेटरल डैमेज अब ये मेरा अपना सेल भी कुर्बानी देगा, ये सेल भी ख़त्म होगा. दैट्स व्हाट हैपेंस इन वॉर्स. ओके, तीसरी कैटेगरी जनाब ऑफ द इम्यून सेल्स जो कि टी सेल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, द थर्ड कैटेगरी इज़ द रेगुलेटरी टी सेल. हमने हेल्पर टी सेल की बात कर ली, हमने साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की बात कर ली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेगुलेटरी टी सेल्स. Now, much less is known about the regulatory T cells and a lot of research is being done, और इनकी जो प्रोटीन प्रोफाइल है वो इस तरह represent की जाती है. They are CD4 positive and they also have a protein which is called FOXP3. So if FOXP3 protein is present, they are identified as regulatory T cells. Okay, and their job is basically to suppress the function of the T cell system. They suppress the CD4 positive cells as well as the CD8 positive cell. That's their job. They inhibit the function of both cytotoxic and T helper cells. और ये ज़रूरी है, वरना body will start having super duper immune reaction. Cytotoxic cell अगर अपने ऑटो पे चले गए तो इधर भी फायरिंग, उधर भी फायरिंग, इसको भी तबाह करो, उसको भी, अपने सेल्स भी बर्बाद हो रहे हैं. इसी तरह T helper cell अगर अनचेक जाएंगे, इनको कोई चेक नहीं करेगा, so they will keep on destroying different structures of the body. तो इनको रोकना, इनको हार्नेस करना ज़रूरी है. हमारी बॉडी में ये कंट्रोल मैकेनिज्म्स मौजूद होते हैं. जैसे सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन अगर अनकंट्रोल्ड होगी तो एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, 2 सेल से फर्दर सेल 4 बन जाएंगे और ट्यूमर बन जाएगा. आखिर में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से ट्यूमर बनेगा और क्या चीज़ होगी. तो सेल डिवीजन को भी रोका जाता है बाय देयर आर चेक पॉइंट इनहिबिटर्स. बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को भी रोका जाता है, उसको हार्नेस किया जाता है.
इसे हम कहते हैं इम्यून टॉलरेंस, जो कभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि व्हाट इट इज। बट इम्यून सिस्टम को स्लो करने के लिए जो सेल्स इंपॉर्टेंट हैं वो हैं रेगुलेटरी टी सेल्स, राइट। अब टॉलरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कि देखें, योर बॉडी हैज बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, एंड द जॉब ऑफ द बी एंड टी लिम्फोसाइट्स इज ऑल हिडन इन द फैक्ट कि दे कैन आइडेंटिफाई प्रोटीन्स, दे कैन आइडेंटिफाई एंटीजेंस। बी सेल्स में से एंटीबॉडीज निकलती हैं और ये एंटीबॉडीज अगर एंटीजन को आइडेंटिफाई करती हैं तो या तो ये डायरेक्टली इनको खत्म करेंगी या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी। टी सेल्स जो हैं इनको एंटीजन प्रेजेंट की जाती है, बट अल्टीमेटली दे आल्सो आइडेंटिफाई एंटीजेंस, और ये आइडेंटिफाई करते हैं वाया द एमएचसी प्रोटीन विच आर प्रेजेंट ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सो दोनों जो लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट हो, इनका काम अल्टीमेटली है टू आइडेंटिफाई प्रोटीन्स। अब अगर तो ये फॉरेन प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं यानी डेंजरस प्रोटीन्स को, तब तो ठीक है, ये इनका काम है। लेकिन सोचो अगर ये सेल्फ प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें, यानी वो प्रोटीन जो हमारी बॉडी का नॉर्मल पार्ट है, ऑल दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड सेल्फ प्रोटीन्स। तो हमारे कार्टिलेज में प्रोटीन है, हमारे बोन्स में है, मसल्स में है, ब्लड में प्रोटीन्स हैं। अगर उन्हीं प्रोटीन्स को ये बी और टी लिम्फोसाइट आइडेंटिफाई करके एक्टिवेट होना शुरू कर दें तो ऐसी डिजीज को फिर हम क्या नाम देंगे? दिस डिजीज विल बी कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून इसलिए क्योंकि यार ये ऑटो अपने ही चीज को आइडेंटिफाई करके इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। ऐसा होता नहीं है यूजुअली, बट ऑटो इम्यून डिजीजेज हो भी जाती हैं। यूजुअली ऐसा करते हैं हमारी बॉडी में जो टी सेल्स है ना, इनको ट्रेन किया जाता है। दे आर ट्रेन्ड इन द थाइमस। थाइमस में इनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है, और बी सेल किस तरह ये अपनी बॉडी की प्रोटीन को आइडेंटिफाई नहीं करते, ये मैकेनिज्म एक्चुअली पूरी तरह से अंडरस्टूड भी नहीं है। लेकिन जो टी सेल है इनका एटलीस्ट हमें पता है कि जब ये थाइमस में जाते हैं तो इनको एक एक टी सेल को, पिछली मेरी वीडियो देखो उसमें बताया मैंने कि एक एक टी सेल को बॉडी की प्रोटीन दिखाई जाती है कि बेटा ये प्रोटीन आपकी बॉडी की है, ये प्रोटीन आपकी बॉडी की है, ये प्रोटीन बॉडी की है, ये प्रोटीन बॉडी, ये सारी प्रोटीन आपकी बॉडी की है। इनको अगर आप देखो तो कभी कोई रिएक्ट मत करना। अब जब ये टी सेल निकल के सर्कुलेशन में आता है, लिम्फ नोड में बैठता है और इनको ये प्रोटीन्स दिखती हैं तो ये कोई रिएक्शन नहीं देता। लेकिन सपोज कोई अलग से ही कोई इस तरह की प्रोटीन दिखेगी, ओ माय गॉड ये प्रोटीन उन प्रोटीन्स में से तो नहीं है जो मुझे दिखी थी, इसलिए अब ये इसको आइडेंटिफाई भी करेगा, इसके अगेंस्ट रिएक्ट भी करेगा। तो अपनी प्रोटीन्स के अगेंस्ट टी सेल और बी सेल रिएक्शन नहीं करते। इस रिएक्शन न करने को हम नाम देते हैं टॉलरेंस, बर्दाश्त करना। यानी ये अपनी प्रोटीन्स को बर्दाश्त करते हैं, ये अपनी प्रोटीन्स के अगेंस्ट टॉलरेंस शो करते हैं, ठीक है। The process of acquired immunity would destroy the individual's own body if that person became immune to his or her own tissues। यानी अपनी ही प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करेगा तो बंदा खत्म हो जाएगा, इम्यून सेल उसको खत्म कर देंगे। The immune mechanisms normally recognize a person's own tissue as being distinctive from the bacteria or viruses because the T cells are trained in the thymus। ठीक होगी बात। Now most tolerance result from clonal selection during the pre-processing। Pre-processing कहाँ होती है T cells की? Pre-processing होती है thymus में। Most tolerance is believed to develop during the pre-processing of T lymphocytes in the thymus and B lymphocytes in the bone marrow। This is because injecting a strong antigen into fetus while the lymphocytes are being pre-processed in these two areas, well this is an important discussion। The point is कि thymus की pre-processing, thymus में होती है pre-processing T lymphocyte की, और pre-processing में सिर्फ वो टी सेल बचते हैं जो सेल्फ प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करके रिएक्ट नहीं करते। Okay, so they do not react against the self proteins. Only those T cells are sent out in the circulation. और अगर ये process damage हुआ, so failure of tolerance mechanism या failure of training या failure of pre-processing will cause autoimmune diseases. Sometimes people lose the immune tolerance of their own tissues. This phenomena occurs to a greater extent in older individuals. It usually occurs after destruction of some of the body's own tissues, which releases considerable quantities of self antigens. तो self antigens release हो रही हैं और identify हो रही हैं in the disease called autoimmunity. Over 100 diseases have been identified, including, for example, rheumatic fever, in which the body becomes immunized against the tissues in the joints and the heart, and person starts destroying the heart and the joint। अपने ही immune cells हैं, अपने ही हार्ट और जॉइंट की प्रोटीन्स को डैमेज कर रहे हैं। Another example is the glomerulonephritis, in which the immune cells start attacking the basement membrane proteins. Another example is the myasthenia gravis, in which immunity develops against the acetylcholine receptors, और acetylcholine receptor अगर डैमेज होंगे तो पूरा neuromuscular contraction phenomena डिस्टर्ब हो जाएगा। There is another disease called multiple sclerosis, in which the immune system attacks the myelin that cover the nerves।
और अगर माइलिन डिस्टर्ब होगा तो पूरा इंसुलेशन हमारी नर्व्स का, नर्व फाइबर्स का, तो कंडक्टिविटी अफेक्ट होगी. Another disease is the systemic lupus erythematosus, in which the person becomes immunized against many different body tissues at the same time, can even cause death. So ये तमाम जो मैंने आपके सामने नाम रखे हैं, रोमैटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, माइस्थीनिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन सब में वन थिंग इज कॉमन कि जो टी सेल्स हैं नाउ दे आर अटैकिंग सेल्फ एंटीजेंस, सो ये जो सेल्फ थी जो जिसके अगेंस्ट टी सेल काम नहीं करता यूजुअली, यानी टॉलरेंस का मैकेनिज्म होता है, तो अगर टॉलरेंस डिस्टर्ब होगा तो ये सेल्फ प्रोटीन्स के अगेंस्ट रिएक्शन होगा, और जब ये रिएक्शन होगा तो ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं इस तरह के डिजीजेस को. ओके, एंड दैट्स नॉट अनकॉमन, एंड यूजुअली दिस इज कॉमन टुवर्ड्स द ओल्ड एज. उसका रीजन ये है कि थाइमस में जो ट्रेनिंग होती है ना वो अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में होती है, फिर ट्रेंड लिम्फोसाइट आपके सर्कुलेशन में होते हैं, और फिर वक्त के साथ साथ थाइमस रिग्रेस कर जाता है, तो नई ट्रेनिंग तो होती नहीं है, और जो पुराने ट्रेंड इम्यून सेल्स होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी ट्रेनिंग की जो मेमोरी है वो डिस्टर्ब होती है. एंड इन ओल्ड एज, से फॉर एग्जांपल above 60, above 70, वो थके हारे टी सेल्स होते हैं, तो ऑटो इम्यून डिजीज स्टार्ट हो जाती है. इनको क्या याद बेचारों को कि 60 साल पहले इनको कौन से सेल्फ एंटीजन दिखाए थे, तो ये एक्चुअली भूलना शुरू कर देते हैं. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, टू पुट इट वेरी सिंपल, कि दे लूज देयर मेमोरी ऑफ सेल्फ एंटीजेंस, देयरफॉर दे स्टार्ट रिएक्टिंग अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस. राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन बाय इंजेक्शन ऑफ एंटीजन. देखो आपके ये लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड के अंदर टी सेल बैठा हुआ है, लिम्फ नोड के अंदर बी सेल बैठा हुआ है, ये इनएक्टिव हैं. जैसे ही कोई एंटीजन आएगा दे विल बी एक्टिवेटेड. तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर हमें इन्हें एक्टिव करना हो खुद से बगैर इन्फेक्शन किए, यानी अब तक तो हमने जितनी बात की वो ये थी कि बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया, बॉडी में कोई वायरस आया, उस वायरस का एंटीजन लिम्फ नोड में गया और फिर उस एंटीजन की वजह से ये एक्टिवेट हुए और इन्होंने इन वायरस और बैक्टीरिया पे अटैक किया. लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं कि कोई ऐसा बैक्टीरिया बॉडी में डाल दें जो एक्चुअली डेड बैक्टीरिया हो, यानी बॉडी को लगे कि बैक्टीरिया आया, एंटीजन यहाँ पर आए, इन सेल्स को एक्टिवेट करे, ये एक्टिवेटेड सेल्स बाहर आए इस बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो देखेंगे कि ओए बैक्टीरिया तो पहले से मरा हुआ है, यानी इस बैक्टीरिया ने कोई डिजीज तो की नहीं, लेकिन फायदा हमें ये हुआ कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया. अब अगर नेक्स्ट टाइम कोई रियल बैक्टीरिया आएगा, जिंदा लाइव बैक्टीरिया, तो आपका इम्यून सेल ऑलरेडी एक्टिवेटेड है. तो डिफरेंट तरह की एक्टिव स्ट्रेटजीज हो सकती हैं इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए. अब जरा पढ़ते हैं इसको. इम्यूनाइजेशन हैज बीन यूज्ड फॉर मेनी इयर्स टू प्रोड्यूस एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीजेस. अ पर्सन कैन बी इम्यूनाइज्ड बाय इंजेक्टिंग डेड ऑर्गेनिज्म दैट आर नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ कॉजिंग द डिजीज बट स्टिल हैव some of their chemical antigens. This type of immunization is used to protect against typhoid fever, whooping cough. बचपन में immunization करवाते हैं ना अपनी अपनी कंट्रीज में against these diseases, तो उसमें यही होता है कि there is a dead organism injected. अब dead organism डालते हैं, उसका एंटीजन लिम्फ नोड में जाता है, टी और बी सेल एक्टिवेट होते हैं, बाहर निकल के मारने आते हैं, देखते हैं भाई पहले से मरा हुआ है. तो इसका फायदा ये हुआ कि इस वक्त इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया. आइंदा अगर कोई रियल बैक्टीरिया या वायरस आएगा तो इम्यून सिस्टम इज ऑलरेडी रेडी. ओके, इम्यूनिटी अगेंस्ट टॉक्सिन कैन ऑल्सो बी अचीव इन द सेम मैनर. अगर आप प्रोसेस्ड या डेड टॉक्सिन या स्टिल इंटैक्ट या इनएक्टिव टॉक्सिन्स बॉडी में डाल दें तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. इस तरह की इम्यूनाइजेशन के एग्जांपल्स में हैं टेटनस, बोचुलाइनम. सो इस सब में आप अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर रहे हैं बाय एक्चुअली इंजेक्टिंग अ फॉल्स एंटीजन. फॉल्स एंटीजन का मतलब ये कि डेड ऑर्गेनिज्म या इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म. And finally, a puncher can be immunized by, being infected with a live organism that have been attenuated. So, ऑर्गेनिज्म किल नहीं है, जिंदा है, लाइव है, लेकिन उसकी जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है वो एटेन्यूएटेड. इट कैन स्टिल नॉट कॉज द डिजीज, एटेन्यूएटेड रिस्पॉन्स है. दैट इज दीज ऑर्गेनिजम्स हैव बीन ग्रोन इन स्पेशल कल्चर मीडिया और हैव बीन पास्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ एनिमल्स दैट हैव बीन म्यूटेटेड. इनके अंदर डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी नहीं है, सो दे विल नॉट कॉज द डिजीज बट स्टिल हैव द एंटीजन, सो द इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड. ऐसी वैक्सीन्स की एग्जाम्पल हैं मीजल्स, पोलियो और स्मॉल पॉक्स एंड येलो फीवर डिजीजेस. ओके, सो ऑल दिस इज नोन एज डिफरेंट इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजीज. फिर एक इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजी है जिसको हम नाम देते हैं पैसिव इम्यूनिटी. दस फार the acquired immunity we have discussed has been active immunity. That is the person's own body develops antibodies or activated T cell. ये जितना अभी हमने यहाँ पे strategy discuss किया है, this is all active immunization. अब ये क्या भला है? Active immunization का मतलब ये है कि चाहे real virus और bacteria body में आए
या डेड वायरस और बैक्टीरिया बॉडी में आए या एटीन्यूएटेड वायरस और बैक्टीरिया बॉडी में आए, इस सब से आपके बॉडी के अपने टी सेल और बी सेल एक्टिवेट हो रहे हैं और आइंदा आने वाले इन्फेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं. So your body is activating the B and T cells. So इसे कहते हैं active immunization. Versus what is passive immunization? Passive immunization में आपके अपने body के T cell और B cell activate नहीं होते. They don't. Okay, and then what happens? However, temporary immunity can be achieved with a person without injecting any antigen. This temporary immunity is achieved by actually infusing antibodies or activated T cell. यानी so suppose for example we have a person here and इस person में what we do is इसमें कोई antigen enter नहीं हो रहा, तो इसके अपने बी और टी सेल एक्टिवेट नहीं हो रहा है, हम इसको डायरेक्ट इंजेक्शन दे रहे हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज का या रेडीमेड एक्टिवेटेड टी सेल्स का. तो अपनी बॉडी में ये एक्टिवेशन ऑफ बी और टी लिम्फोसाइट्स नहीं हो रहा, बल्कि बाहर से हम रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट कर रहे हैं. इस तरह की इम्यूनाइजेशन को हम नाम देते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन. ठीक है, सो इसमें इन्फ्यूजिंग antibodies directly or activated T cells directly. Antibodies last in the body for about 2 to 3 weeks only. During that time, the person is then protected from invading the disease. Activated T cells last for few weeks if transfused from other person, but only for a few hours if transfused from an animal. Such transfusion of antibodies or T lymphocytes to confer immunity is known as passive immunization. So immunization के ये दो आर्म्स आपको समझ में आने चाहिए. एक पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाई थी लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने बात की थी इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की. ठीक है, अब आज ये कॉन्सेप्ट मैंने थ्रो किया है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है और पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है. एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज समथिंग जिसमें अपनी बॉडी के टी और बी सेल्स खुद एक्टिवेट होते हैं. सो देयर इज एन एंटीजन एंड देन द रिस्पॉन्स इज फ्रॉम द बॉडी. बट इफ यू आर डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ प्री मेड होम मेड पहले से बनी हुई कंपनी मेड एंटीबॉडी, तो बंदा अपने लिम्फ नोड से एंटीबॉडी नहीं बना रहा, तो उस बंदे के अपने टी और बी सेल एक्टिवेट नहीं हो रहा है, बट यू आर डायरेक्टली इंजेक्टिंग एक्टिवेटेड एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेटेड टी सेल्स. ओके, सो पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. Now the last bit of this chapter, and then the chapter is done and dusted, is the concept of allergy and hypersensitivity. इस पे हम डिटेल में भी बात होगी जिस चैप्टर में आता रहेगा, जैसे जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है कि क्या है. An important undesirable side effect of immunity is development under some conditions of an allergy or immune hypersensitivity. अच्छा, अब एलर्जी का दूसरा नाम है हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी, यानी द बॉडी इज हाइपर सेंसिटिव टू द नॉर्मल इम्यून रिएक्शन. यानी नॉर्मली अगर आपके CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल्स इम्यून सिस्टम इनिशिएट करेंगे तो बॉडी विल रिस्पॉन्स टू इट और रेगुलेटरी सेल्स जो हैं उसको स्टॉप कर देंगे. लेकिन अगर बॉडी उस पर एक्स्ट्रा रिएक्ट करती है, देन इज व्हाट वी कॉल एलर्जी. इस तरह ह्यूमंस में भी होता है ना यार, एक बंदा है, इसको आप डांटो, गुस्सा करो, कुछ भी करो, ये रिएक्ट नहीं करता, बट देन देयर आर सम पर्सन्स जिनको आप थोड़ा सा कुछ कह दो वो रोना धोना शुरू कर देते हैं. सो दीज पर्सन, इनको हम क्या कहते हैं, दे आर हाईली सेंसिटिव, दे आर सुपर सेंसिटिव पीपल. सो सुपर सेंसिटिव लोगों से डील करने का तरीका ये है कि फिर उनके साथ उस तरह से बात की जाए, नरम लहजे में, पोलाइट होके. सो दे आर सुपर सेंसिटिव पीपल. ओके, इसी तरह बाज इंडिविजुअल्स हैव एक्सट्रीम हाइपर सेंसिटिविटी टू इम्यून रिएक्शन, और इसकी फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं. देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटीज. कुछ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं. Now, one of the allergy response is known as the delayed allergic response, and it is caused by T cells. इसमें B cell का कोई रोल नहीं होता. It is only caused by the T cells. Okay? और delayed इसको इसलिए कहते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ तो आपको रीजन समझ में आ जाएगा कि when there is first exposure of T cell to the antigen, इस first exposure पर some of the T cells are activated. लेकिन अगर second time similar antigen body में enter होती है, so there is an augmented response. तो फिर ये जो पहले वाले activated T cell थे उनके कुछ मेमोरी क्लोन्स बच जाते हैं बॉडी में, वो फिर आइडेंटिफाई कर ले, अच्छा तू पहले भी आया था तो अब मुझे तो तुझ पे बड़ा गुस्सा आएगा. इट इज समथिंग लाइक इफ दिस पर्सन इज एंग्री विद दिस पर्सन, और पहली दफा इसको देखा, कोई लड़ाई शड़ाई हुई, गुस्सा हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इसको देखेगा तो इसको अब और बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा. तो ये डिलेड गुस्सा है जो बाद में देर तक रहेगा, ऐसा नहीं है फौरन आया फौरन खत्म हो गया. तो डिलेड रिएक्शन ऑफ एलर्जी इज कॉज्ड बाय एक्टिवेटेड टी सेल्स एंड नॉट बाय द एंटीबॉडीज. इन केस ऑफ पॉइजन एवी, ये इट्स अ प्लांट
जो कि it is known for causing allergic reaction. The toxin of the poison ivy in itself does not causes much harm. तो उसका टॉक्सिन खुद हार्म नहीं करता, लेकिन वो टॉक्सिन जब टी सेल को एक्टिवेट करता है तो ये एक्टिवेटेड टी सेल हार्म करते हैं एक्चुअली टू द टिश्यू. हाउएवर ऑन द रिपीटेड एक्सपोजर ये दिस इज अ की वर्ड, रिपीटेड एक्सपोजर, यानी बार बार अगर ये एंटीजन एक्सपोज होगा बॉडी पर, इट डज कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड हेल्पर एज वेल एज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. Then after subsequent exposure to the poison ivy, subsequent exposure यानी जब दोबारा ये exposure होगा within a day or so, the activated T cell diffuse from the circulation in large amounts into the skin to respond to the poison ivy toxin. और फिर अब ये जो भरे हुए हथियार से लेस activated T cells जब वहां तक पहुंचेंगे तो they will cause damage. At the same time, these T cells elicit a cell-mediated type of immune reaction because they also are activated, these cytotoxic T cells, and they are cell-mediated response. Remembering that this type of immunity can cause release of many toxic substances from activated T cell, as well as extensive invasion of the tissue by macrophages. Along with their subsequent efforts, one can understand that the eventual result of some of the delayed reaction can be serious tissue damage. क्योंकि ये ना मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि गुस्से में भरे हुए टी सेल आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, तो एक्चुअली टिश्यू पूरा डैमेज करेंगे. The damage normally occurs in the tissue area where the instigating antigen is present, such as in the skin or in अगर poison ivy है तो skin पर, और अगर if it is the lungs in case of asthma. So delayed hypersensitive reaction का concept ये है कि एक दफ़ा antigen enter हुई, उसने T cells को activate किया, वो activated T cells की अगर सामने वो antigen दोबारा आ जाएगी तो now they will react super duper. इसीलिए इसको हम नाम देते हैं hypersensitivity. They will now be hypersensitive. Okay? So this is one category of allergy जिसे हम कहते हैं delayed reaction. फिर एक और category है which is known as atopic allergy. Some people have allergic tendency. Their allergies are known as atopic allergies because they are caused by non-ordinary response of the immune system. The allergic tendency is genetically passed from parent to the child and is characterized by presence of large quantities of IgE. Allergy is mediated, atopic allergy particularly is mediated by and large by this type of antibody, IgE. These antibodies are called reagents or sensitizing antibodies to distinguish them from the more common IgG or IgM antibodies. When an allergen, defined as an antigen that reacts specifically with the IgE, enters the body, an allergen-reagent reaction takes place and a subsequent allergic reaction occurs. So basically, आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों को सर्दियों के मौसम में नज़ला हो जाता है, बाज़ लोगों को हाई अल्टीट्यूड पे नज़ला हो जाता है. वाई? बिकॉज सर्दियों के मौसम में देयर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ पॉलन इन द एयर, और वो पॉलन जब बॉडी में जाते हैं, सो दीज पॉलन्स आर कॉल्ड एलर्जिन. दे आर नोन एज एलर्जिन. दे स्टार्ट activation of IgE antibody which are known as reagin. So when there is an allergen reagin reaction, then there is activation of mast cells or basophils. So mast cells and basophils are activated and they start releasing histamine, proteases, and these causes the symptoms of allergy. So for example, this is an antibody called IgE. Okay, and on the IgE is now attached an allergen. अब जैसे ही allergen इस पे attach हो जाएगा, it will, the FC portion will attach with either mast cell or basophil. और जब ये antigen reagent complex mast cell पे लग जाएगा, तो mast cells में से histamine निकलेगा, protease निकलेगा, and this will cause tissue damage. Okay, so that's how it basically works. And not only the mast cells but also the eosinophils are activated. These substances cause the effects such as dilatation of the local blood vessels, attraction of more immune cells, and they increase the permeability of the capillaries, so they cause edema and inflammation. Therefore, several different tissue responses can occur depending upon the type of tissue in which the allergen reagent reaction has occurred. Some of the different types of allergic reaction caused this manner are described next here. So atopic, okay, atopy समझ में आ गया. This is IgE mediated. हर तरह के allergic response में आपको ये पता हो कि कौन सा सेल इसमें responsible है. So for example, delayed allergy में कौन सा सेल responsible है? T cells. Atopic allergies में कौन से cells responsible हैं? B cells, because B cells make antibodies. और कौन सी antibody involved है? IgE. और ये किस तरह काम करता है? I've just told you.
Another category of allergy is actually a severe form and an emergency form of allergy. This is known as anaphylaxis, widespread allergic reaction. When a specific allergen is injected directly into the circulation, the allergen can react with basophils and IgE reagent activation. And अब मैं आपको ना सिंपल वर्ड्स में पहले बता देता हूँ ताकि सारी बात समझ में आ जाए. यहाँ ये जो पूरा मैंने आपको रिस्पॉन्स समझाया था ना, यही अब एक दफ़ा दोबारा समझाता हूँ. और एनाफिलैक्सिस का कॉन्सेप्ट, ये एक एंटीजन है या एलर्जिन है, ये बाइंड कर रहा है IgE एंटीबॉडी के साथ, और IgE का जो FC पोर्शन है ये अब बाइंड कर रहा है मास्ट सेल्स के साथ. और इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन गया या एलर्जिन रिएजिन कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये एक्टिवेट कर देगा मास्ट सेल को. अब मास्ट सेल रिलीज करेगा बहुत सारे कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल हिस्टामीन, उनमें से एक है प्रोटीएजेस. अगर ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा ऑगमेंटेड है यानी बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है, तो बहुत सारा हिस्टामीन रिलीज होगा. और ये जो बहुत सारा हिस्टामीन रिलीज होगा, इट कैन कॉज अ कंडीशन ऑफ शॉक. Because of this molecule and other molecules which are released from the mast cells, vasodilation होगा, increased tissue permeability होगा, patient shock की तरफ चला जाएगा. उस shock को हम कहते हैं anaphylactic shock. ठीक है? So immune reactions of allergy can be so severe that the person can go actually into shock. Histamine is released, for example, it causes wide vasodilation, body-wide dilation. पूरी body में there is vasodilation, as well as increased permeability of capillaries. So ना इसका result क्या निकलेगा? Result निकलेगा shock. So the person will go in the shock, and such shock is known as anaphylactic shock. Also released from the activated basophil and mast cell is a mixture of leukotriene called slow-reacting substances of anaphylaxis. These leukotrienes can cause spasm of the smooth muscles of the bronchiole. तो बंदा shock में जा रहा है, उसको सांस नहीं आ रही, suffocation हो रही है. The person may be dead. Ultimately, it can sometimes cause death. Allergy can sometimes cause death. Okay? तो आपने देखा कि there is a delayed response, there is an atopic response, and if the atopic response is very, very severe, it can cause anaphylaxis. Then there is another spectrum के अंदर जो चीज़ है वो है urticaria, which is localized anaphylactoid reaction. Urticaria results from antigen entering specific skin area. So ये generalized नहीं होता. इसमें क्या है anaphylaxis में? It's a generalized body-wide problem. जबकि urticaria is a localized issue. होगा यहाँ पे भी यही, histamine release होगा, vasodilation होगी, increased permeability होगी, but this is all localized. Skin पर छोटे-छोटे areas of inflammation बनेंगे, ठीक है? और उन swellings को हम नाम देते हैं hives. So hives are also very common. The good thing, they are localized. Another flavor in the story is the hay fever. Hay fever में ये होता है कि the allergen reagent reaction occurs in the nose. हो यही रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि there is an antigen जिसको हम allergen कहते हैं, there is an antibody जो कि IgE एंटीबॉडी है जिसको हम reagent कहते हैं. अगर ये सारी स्टोरी नोज में हो रही है, then this is called hay fever. हिस्टामीन रिलीज होगा, यहाँ पर भी vasodilation होगी, increase capillary pressure बढ़ेगा तो इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी होगी. इन सब की वजह से नोज में अगर ये सारे इफेक्ट्स हो रहे हैं, then this is called hay fever. Also common in cold temperatures, very very common because of entry of allergens such as pollen greens. Okay, and antihistamines are useful. यार आपको अक्सर कॉमन होता है ना, कॉमन कोल्ड होता है, एंटीहिस्टामिन्स लेते हैं for that reason. इसीलिए लेते हैं एंटीहिस्टामिन्स क्योंकि इस इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की वजह से मास्ट सेल एक्टिवेट हो रहा है, मास्ट सेल रिलीज कर रहा है हिस्टामिन. आप एंटीहिस्टामिन्स लो, नजला वजला सब सेट. समझ में आई बात? Now another flavor is the very well known, और इसका नाम आपने कई दफा सुना है, asthma. Asthma often occurs in hypersensitive allergic person. In these individuals, the allergen reagent reaction occurs in the bronchiole. आप समझ रहे हो मेरी बात? जो allergen reagent reaction है, depending upon वो किस जगह हो रहा है, उस डिजीज का वो नाम है और उसके सिम्टम्स वो हैं. अगर वो नोज में हो रहा है रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन एलर्जिन रिएजेंट रिएक्शन, तो वो हे फीवर कहलाता है. अगर लोकलाइज्ड एरिया में हो रहा है तो अर्टिकेरिया, पूरी बॉडी में हो रहा है तो एनाफाइलैक्सिस, ब्रोंक्यूल्स में हो रहा है तो एस्थमा. होगा क्या कि ये ब्रोंक्यूल हैं, इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर there is an antigen entering, there is an antibody which is IgE antibody. It will activate mast cell. Mast cell will release histamine. Histamine यहाँ पे आके फिर वही सब करेगा. It will cause vasodilation. It will cause increased capillary permeability and there will be blockage, edema of the bronchiole. इसीलिए बंदे को सांस लेने में मसला होगा. Okay, so the person can
enter into suffocation, for example. Here an important product released from the mast cell is believed to be slow reacting substance of anaphylaxis which causes a spasm of the bronchiolar muscle. तो एडिमा भी हो रहा है वाजोडाइलेशन की वजह से, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी की वजह से, और स्मूथ मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपको सांस लेने में दिक्कत तो आएगी क्योंकि ब्रोंक्यूल्स का साइज छोटा हो रहा है. एंड देयरफॉर एंटीहिस्टामिन्स वर्क हियर, एंड वी विल डिस्कस इन पैथोलॉजी एंड मेडिसिन हाउ अस्थमा इज ट्रीटेड, बट दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट. तो ये जो डायग्राम मैं बार बार बता रहा हूँ ना, ये एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन वाली और मास्ट सेल एक्टिवेशन वाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है. और ये समझ लिया तो बस समझ में आ जाएगा कि अगर पूरी बॉडी में ये रिएक्शन हुआ है एनाफिलैक्सिस, लोकलाइज्ड हुआ है अर्टिकेरिया, नोज में हुआ है हे फीवर, ब्रोंक्यूल्स में हुआ है एस्थमा. Okay, so that's all about this chapter. If you like the videos, please subscribe and share with your colleagues. आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगली वीडियो में. जुड़े रहिए डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के साथ.